डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। यह इस विषय पर दूसरा वीडियो है जिसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है, प्रवर्तित किया गया है, जिसमें जिस प्रकार ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली का नाम अग्रणी है, उसी प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात होती है तो अमेरिका सर्वोत्तम स्तर पर या सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कारण एकल कार्यपालिका होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, शासनाध्यक्ष के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। अब हम संक्षिप्त में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। पहली विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। शासन के ये तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रता के साथ यदि भी स्वतंत्र भी होते तब भी परस्पर ये नियंत्रित भी एक दूसरे से होते हैं। कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो अवरोध और संतुलन के आधार पर है कार्यरत, ये सारी तीनों निकायें कार्यरत रहती है, जो अमेरिका में भी देखने को मिलती है। जहाँ संसदीय शासन में विधायिका के जो सदस्य हैं वो कार्यपालिका के सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। अमेरिकी कांग्रेस विधि निर्माण में स्वतंत्र है, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारी जो शक्ति है उनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के माध्यम से स्वतंत्र तरीके से करते हैं। कांग्रेस में सदस्य ना, ये जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्य ना तो कांग्रेस के में विधेयक प्रस्तुत करते और ना ही कांग्रेस द्वारा बनाए जा रहे कानून में कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरी विशेषता है निश्चित कार्यकाल। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, जिसे सिवाय महाभियोग के हटाया नहीं जा सकता और महाभियोग की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है। इसी प्रकार से ये जो कांग्रेस है, वहाँ की लोक सदन है, जिसको विधायिका है उसको कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस का भी कार्यकाल स्थायी होता है। और अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट का जो स्थायी सदन है वो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि निम्न सदन प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और भारत में देखा जाए तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो उसमें इस प्रकार के संसदीय शासन प्रणाली भारत में, इंग्लैंड में, हमारे यहाँ ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगली विशेषता है एकल कार्यपालिका। जहाँ संसदीय शासन प्रणाली में बहुल कार्यपालिका अथवा दोहरी कार्यपालिका का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसे नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित। लेकिन अमेरिका में एकल कार्यपालिका होती है, 2 कार्यपालिकाओं का भेद नहीं होता है। राष्ट्रपति ही वास्तविक शासनाध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालक को होता है और वही पूरे राष्ट्र की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग अपने मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री जैसा पद है वहाँ देखने में नहीं मिलता है। अगला है राष्ट्रपति की प्रमुखता। अभी पिछले बिंदु में हमने बताया कि एकल कार्यपालिका के कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति सहित उसकी मंत्रिमंडल में निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति की प्रमुखता रहती है। राष्ट्रपति ही मंत्रिमंडल का निर्धारक होता है, निर्माता होता है, साथ ही साथ पूरी राष्ट्र की संघीय शासन की शासन व्यवस्था की बागडोर उसी के आधार पर संचालित होती है, उसी के माध्यम से संचालित होती है। और अंतिम बिंदु है विशेषताओं का। विधायक और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं। जिस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका का पारस्परिक
अंतर संबंध होता है कार्यपालिका के सदस्यों जिनको हम मंत्रिमंडल के सदस्य कहते हैं या मंत्री कहते हैं, उनके लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य होता है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। विधायिका के सदस्य जो होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते, कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका से नहीं होती। मंत्रिमंडल के गठन में राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है और वो किसी भी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है। इस प्रकार से ये संक्षिप्त विशेषताओं के साथ अब हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के जो गुण हैं उनको भी हम संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। पहला, स्थिर सरकार। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का कार्यकाल निश्चित होता है कार्यपालिका का और विधायिका का, इसलिए ये स्थिर सरकार होती है। और दूसरा है प्रभावी शासन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को हम एक प्रभावी शासन व्यवस्था के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक संकीर्णताओं बाध्यताओं का इस शासन व्यवस्था में सामना नहीं करना पड़ता, जबकि जो संसदीय शासन प्रणाली है कई बार अल्पमत की सरकारें होने के कारण उनमें अस्थिरता होती है या प्रभावी शासन संचालन नहीं होता है। क्षेत्रीय दलों से, भारत जैसे देशों में क्षेत्रीय दलों से कई बार सामंजस्य करना पड़ता है इत्यादि देखने को मिलता है। अगला बिंदु है आपातकाल में उपयुक्त। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो आपातकाल में उपयुक्त होती है। उनका मत है कि एकल कार्यपालिका और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण शासन की जो नीति निर्णय लेने की सहजता है, सरलता है या जल्दी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता है वो राष्ट्रपति के रूप में शासनाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति के पास होती है। इसलिए आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक होने पर सुगमता से, सरलता से, शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं और उनकी नीतियों को क्रियान्वित भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता में सहायक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को राष्ट्रीय एकता में सहायक मानते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुविविध पक्षीय जहाँ विविधता होती है, जाति, धर्म, नस्ल, सांस्कृतिक आधारों पर विविधता होती है, वहाँ ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इनको एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। अगला बिंदु है संतुलित संबंध। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, कार्यक्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा होता है, फिर भी एक दूसरे की स्वतंत्रता के साथ चेक और बैलेंस सिद्धांत को भी अपनाया जाता है। इस व्यवस्था के कारण कई बार कोई भी अंग अधिक प्रभावी का मतलब अधिक हावी नहीं हो पाता और नागरिकों की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के प्रति शासन की व्यवस्था बनी रहती है। और अगला बिंदु है अनावश्यक चुनाव व्यय से मुक्ति। कई बार संसदीय शासन प्रणाली में ये देखने को मिलता है अस्थिर सरकारें होती हैं, विधायिका को पूर्ण बहुमत न होने के कारण बार बार चुनाव का सामना करना पड़ता है और इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। जब एक बार राष्ट्रपति पदधारित हो जाते हैं तो उनको 4 वर्ष का कार्यकाल होता है ये और बार बार चुनाव की संपन्नता, चुनाव व्यय से मुक्ति मिल जाती है। कई बार ये ऐसी स्थिति भी आती है कि जबकि एक दल का विधायिका में बहुमत न होने पर बार बार सरकारें बनती गिरती रहती हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं हम, तब न केवल चुनाव व्यय होता है बल्कि जनता को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मध्यावधि चुनावों के कारण होने वाले खर्चे, समय और धन की अपव्यय की स्थिति बनी रहती है। अब हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोषों को संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अनुत्तरदायी, पहला बिंदु है अनुत्तरदायी शासन। कुछ आलोचक मानते हैं कि ये अनुत्तरदायी शासन होता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन के तीनों अंग परस्पर स्वतंत्र रहने और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अपनाए जाने के कारण जो उत्तरदायित्व की भावना है उसमें कमी आती है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसलिए एक तरह से निरंकुश शासन जैसा पर्याय प्रतीत होता है। इसलिए कुछ आलोचक इसको अनुत्तरदायी शासन के रूप में देखते हैं। दूसरी है स्वेच्छाचारिता की संभावना। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये जो कार्यकाल निश्चित होता है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण कार्यपालिका संबंधी कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता होने के कारण ये संभावना बनी रहती है
के शासनाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति स्वच्छंद हो सकता है, अत्यधिक शक्तियों का अपने हित में दुरुपयोग कर सकता है। तो ऐसे इसलिए वो अनुत्तरदायी शासन स्वच्छाचारता की संभावना, इस अनुत्तरदायी शासन में स्वच्छाचारता की संभावना अधिक बनी रहती हैं। अगला बिंदु है आपसी मतभेदों में वृद्धि। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में बहुधा ऐसा देखा जाता है, जबकि कार्यपालिका विधायिका में पृथक पृथक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्वार्थ और पारस्परिक मतभेद खुलकर सामने आ जाते हैं और दोनों ही पक्ष एक दूसरे को कार्यों में व्यवधान डालने और उनको नीचा दिखाने की दृष्टि से कार्य करने लगते हैं या प्रयास करते हैं। तो इससे आपसी मतभेदों को बढ़ावा मिलता है और जो नीतिगत निर्णय हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अगला है दोषारोपण की प्रवृत्ति। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण तीनों ही सरकार के तीनों अंगों की अलग अलग पृथकता के कारण जो एक दूसरे अंग दूसरे पर जो प्रवृत्ति होती है दोषारोपण की, वो देखने में मिलती है। अभी आपको बताया गया जैसे कोई भी एक अंग दूसरे अंग के ऊपर किसी न किसी रूप में आरोप प्रत्यारोप करता रहता है, तो ये दोषारोपण की प्रवृत्ति भी पनपती रहती है। अगला बिंदु है अनुकूलन का अभाव। ये परिवर्तित परिस्थितियों में के अनुरूप शासन की नीतियों नियमों में संशोधन करने में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वो एक सहज नहीं मानी जाती है, ऐसा आलोचकों का मत है। इसलिए यह अनुकूलन की प्रक्रिया उतनी तीव्र जो संसदीय शासन प्रणाली में होती है वो देखने को नहीं मिलती। और अंतिम जो इसकी दोष या आलोचना की जाती है वो है कि अवयव सिद्धांत के विपरीत। यद्यपि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में तीनों जो अंग हैं अवयव हैं परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं होते बल्कि स्वतंत्र के कार्य करते हैं, जबकि जो हमारे शरीर की जो संरचना है वो एक ये मानती है कि पूरा सिस्टम एक दूसरे पर आश्रित होता है और मिलकर काम करता है। यद्यपि ये सिद्धांत सामाजिक विज्ञानों की तरह सरकारों पर लागू नहीं किया जा सकता, सारे शरीर विज्ञान की तरह ये लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में उठने वाले विवाद हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो ये बताते हैं कि एक संगठन की संरचना, सरकार की जो संरचना, परस्पर अंगों की जो संरचना है एक अवयव सिद्धांत के दृष्टि से कार्य करती है, एक दूसरे के परस्पर हितों को समायोजित करने की दृष्टि से कार्य करती है ताकि जन भावनाएं, जन आकांक्षाएं, जन कल्याण की और नीतियों को सही ढंग से लागू करने की और संगठनात्मक सरकार की सोच को परिलक्षित किया जाए या व्यवहार में अंजाम दिया जाए। लेकिन ऐसा आलोचक मानते हैं कि अवयव सिद्धांत के विपरीत है। संक्षिप्त में आज हमने ये देखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो किस प्रकार से कार्य करती है और उसके जो गुण दोष क्या हैं। फिर भी हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को आज भी हम सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखते हैं। जिस प्रकार से इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली, उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को हम एक पूरे विश्व भर में उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं। धन्यवाद।